हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले लेक्चर में मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड सवाल किए थे। ठीक है, पहला हम लोग प्रेशर रिलेटेड किए थे, उसके बाद आया था वॉल्यूम रिलेटेड। तो हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो हम बच्चों वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको एक चीज बताए थे कि ये जो भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं वापस फिर से। हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि N2O5 का जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है NO2 में और ये होता है O2 में। ठीक है, ये गैस है, ये एक्वोस्फेरियम रिएक्शन बच्चों अभी करा रहा है फिलहाल, ऐसा आप एज्यूम कर लें। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। तो आपको यही प्रूव करना होता है कि ये प्रूव कीजिए कि N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है वह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, हमारा सवाल यही होता है इसमें कि ये प्रूव करना है कि N2O5 का डिकम्पोजिशन क्या बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो बताया गया आपको ये कि हम इस तरीके का जो रिएक्शन होता है, या कोई आपसे ये भी पूछ सकता था कि H2O2 एक्वस सॉल्यूशन में जब डिकम्पोज होगा H2O में और O2 में, तो ये प्रूव करके बताइए कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो इसका प्रूव करने का क्या तरीका होता है? तो हम आपको बच्चों बताए थे कि जब भी हमें कोई सी रिएक्शन के बारे में प्रूव करना कि फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है, तो हमारे पास उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड होता है। KT बराबर या K बराबर 1/T ln A0/AT। अब देखें कि ये दोनों चीज किसका होता है बच्चों, रिएक्टेंट का होता है। तो हम यही बताए हैं आपको कि जब हमें कोई भी रिएक्शन के बारे में प्रूव करना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारे पास ये एक तरीका होता है जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड बोलते हैं कि हम उस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग 2 बार K निकाल लें। ठीक है, अगर हम 2 बार K निकालते हैं और अगर वो दोनों सेम आ जाए तब हम बोल देंगे कि ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब बात आता है कि K निकालने के लिए हमें एक्सप्रेशन तो चाहिए ना। तो हम आपको यही बताए थे उस दिन कि जब हम मान लीजिए इस रिएक्शन को प्रूव करने जा रहे हैं तो हम करते क्या है, t=0 पे इसका हम लोग कंसंट्रेशन या मोल दोनों में से कुछ भी मान लें, क्योंकि एक बार वॉल्यूम तो फिक्स ही रहा होगा। तो मान ले कि इसका कंसंट्रेशन इनिशियली कितना बच्चों A है, तो ये अभी नहीं बना होगा। कंसंट्रेशन किसी टाइम t के बाद कितना हो जाएगा, तो ये कुछ न कुछ तो घटेगा। तो अगर आप इसको बैलेंस किए थे तो ऐसा आया था, हम कितना बोल दिए थे A2x, मतलब ये कंसंट्रेशन घट के इतना हो गया। तो अब ये भी बढ़ा होगा, ये भी बढ़ा होगा, तो ये कितना बढ़ा होगा बच्चों, तो ये बढ़ा होगा 4x और ये बढ़ा होगा 2x। तो हम यही बताए थे कि जब हमारे पास प्रोडक्ट साइड गैसेस सब्सटेंस हो, रिएक्टेंट साइड गैसेस सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, तब हम उसका जो डाटा एनालाइज करते हैं वो जो गैस इवॉल्व होता है उसके वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं। तो आप फिलहाल समझें कि अगर इस रिएक्शन के लिए हम K का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ये तो यही लिखा था ना, A0 या A/A-2x लिखा था। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन से अगर हम A के लिए कुछ वैल्यू देगा, फिर से x भी हमारे पास निकालने कुछ तरीका हो सकता है। अगर हम इस एक्सप्रेशन से 2 बार K निकाल दें और इक्वल आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आ रहा था, दिक्कत यहाँ आ रहा था कि आपको ना तो A का वैल्यू देगा और ना ही x निकालने का कोई तरीका देगा। तो सोचें कि जब a नहीं पता है, x नहीं पता है, तो क्या ये k का एक्सप्रेशन सॉल्व हो पाएगा? क्या सॉल्व तो नहीं हो पाएगा। तब हम कोशिश ये किए थे कि ये जो a और A-2x है इसका तो डाटा क्वेश्चन में देगा नहीं। जब नहीं देगा तो आखिर वो डाटा देता किसका है, तो डाटा आपको देगा कि जो प्रोडक्ट साइड गैस बन रहा है उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अलग अलग टाइम पे वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा। तो हम कोशिश कर रहे थे यही कि क्या जो रिएक्टेंट का डाटा इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हुआ है, क्या इस डाटा को हम ये गैस के वॉल्यूम के टर्म में रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे हम लोग रिलेट करने के लिए कौन सा लॉ बताए थे, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस।
जिसमें बताया गया था कि वॉल्यूम बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। इसका ये मीनिंग हुआ कि इस गैस का जो मोल बनेगा उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब सोचिए कि गैस क्योंकि क्या होगा, ये एक तरह से कंसंट्रेशन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि गैस तो इवॉल्व हो जाएगा, ये एक तरह से क्या मोल है, इसका कंसंट्रेशन जरूर है लेकिन इसका क्या बच्चों मोल है। तो जिस समय जितना मोल बनेगा उस समय ये क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो हम बच्चों इससे रिलेट करके आपको ये बताए थे कि A अपॉन A माइनस 2x जो है वो इक्वल आता है V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। ये एक्सप्रेशन भी याद रखें, ठीक है। तो हम अब फाइनली बता दे रहे हैं एक बार कि इस पूरे रिएक्शन के लिए जो हमारा K का एक्सप्रेशन आता है वो हमारा K का एक्सप्रेशन यही है कि 1 अपॉन T ln V इंफिनिटी डिवाइडेड बाय V इंफिनिटी माइनस VT। ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखें, सवाल और भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपका सवाल N2O5 के ऊपर बेस्ड होता है तो आप ये दोनों चीज याद रखें कि N2O5 के लिए एक्चुअल में आता है A अपॉन A माइनस 2x। हो सकता है कोई दूसरा भी रिएक्शन है, उसके लिए भी हम पहले ये एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद इस रेशियो को हम हमेशा किसके इक्वल करेंगे बच्चों, V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। अब सोचें कि अगर हम सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को याद रखें वॉल्यूम रिलेटेड सवाल में तो हमारा किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछता है उसमें हम बना सकते हैं। तो इसमें तो एक प्रूफ करने का बता दें बच्चों कि आप इसको प्रूफ कर पाएंगे क्योंकि हम क्या बताएं आपको अलग अलग टाइम पे जो प्रोडक्ट्स है गैस बन रहा उसका वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा। तो मान लीजिए किसी टाइम t के बाद वॉल्यूम दिया हुआ t को 0 पे नहीं देगा क्योंकि प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, कुछ समय बाद दिया, मान लीजिए 10 सेकंड के बाद दिया तो टाइम का वैल्यू आप कितना रख देंगे 10। फिर उस समय देखने में वॉल्यूम कितना है, ये V इंफिनिटी का वैल्यू भी दिया रहेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो क्या एक बार केस सॉल्व हो जाएगा। फिर मान लीजिए 20 सेकंड के बाद आपको वॉल्यूम दिया हुआ तो फिर यहाँ पे रख देंगे 20 सेकंड, फिर यहाँ पे उस वॉल्यूम को रख देंगे जितना दिया हुआ, फिर V इंफिनिटी कांस्टेंट दिया हुआ ही होगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे किया जाएगा और निकाल के देखेंगे तो दोनों क्या क्या आएगा बराबर आएगा। इसका मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखें। आप सोचें कि इस रेशियो को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस रेशियो को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको कभी कभी एक ऐसा सवाल दे सकता है, जैसा हम देखिए छोटा सा सवाल आपको दे रहे हैं, ये दोनों चीजें ध्यान रखें, ये दोनों ही क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। बच्चों कोई भी सवाल दे सकता है, हम आपको N2O5 के रिस्पेक्ट में किए तो ये रेशियो तो कभी चेंज होना नहीं, ये तो हमेशा V इंफिनिटी डिवाइडेड बाय V इंफिनिटी माइनस VT ही आएगा। ये रेशियो कभी कभी आपको चेंज हो सकता है A अपॉन A माइनस x आ जाए 2x ना आए, वो डिपेंड करता है बच्चों रिएक्शन के ऊपर। तो हम अभी यहाँ पे मान लीजिए सवाल देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा ट्राई करें। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द relation between V infinity comma VT, V infinity comma VT when 50% of N2O5 will decomposed। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि Vt और V इंफिनिटी, ये Vt और V इंफिनिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, कब, जब N2O5 जो है वो कितना परसेंट डिकम्पोज कर जा रहा है बच्चों, 50% डिकम्पोज कर जा रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक है, तो आपको ये रेशियो ध्यान रखना होगा कि N2O5 के लिए जो रेशियो होता है वो V इंफिनिटी और Vt से किस तरीके से रिलेटेड होता है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें। अब सोचिए कि अगर कोई कहता 50% डिसोसिएट हुआ तो मान लीजिए वो कितना भी रहा होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका 20 मोल है, 25 मोल है, 100 मोल है, जितना मानना चाहे मान ले। तो हमें अब वो निकालना होगा कि A अपॉन A माइनस 2x कितना हो जाएगा इस 50% डिकम्पोजिशन के लिए। तो अब सोचिए बच्चों कि अगर हम इसको और डिटेल से बनाने की कोशिश करें तो हम यही तो लिखते हैं यहाँ पे कि N2O5 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें, NO2 गैस में, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों O2 गैस आ जाएगा। अगर आप
बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आना। अब सोचे कि ये कह रहा है 50% डिकम्पोजिशन हुआ, तो कितना भी रहा होगा, इसका मतलब आधा हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या ये अमाउंट होता है उसका इनिशियल, ये अमाउंट होता है किसी टाइम टी के बाद बचा हुआ, ठीक है। तो हमें कब निकालना रिलेशन, जब 50% डिकम्पोज हुआ। अब सोचें कि 50% डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, हम ऐसा कर सकते हैं कि लेट इनिशियल अमाउंट, इसको हम ए जो मान है वो कितना मान लेते हैं बच्चों, 100 मान लेते हैं। देयरफॉर आफ्टर 50% डिकम्पोजिशन, आफ्टर 50% डिकम्पोजिशन, जो कि हमारे लिए क्या आएगा 1 अपॉन ये a नॉट माइनस 2x आएगा। 50% डिकम्पोजिशन कितना बच जाएगा। अब सोचिए 100 पहले था, इसमें से 50% खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, 50 ही तो बचेगा। इसका ये मतलब हुआ कि देयरफॉर a अपॉन a माइनस 2x, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सबको ध्यान से देखें। तो a अपॉन a माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 50। तो अब देखेंगे कितना जा रहा है बच्चों, 2 आ जा रहा है। अब सोचे कि N2O5 के डिकम्पोजिशन के लिए ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा V इंफिनिटी और V इंफिनिटी माइनस VT बराबर कितना जाएगा 2। तो अब देखिए ये कितना गया V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स V इंफिनिटी माइनस VT। अब ये आ रहा बच्चों कितना V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 2V इंफिनिटी माइनस 2VT। तो हम यहां से लिख सकते हैं 2VT इज इक्वल्स टू V इंफिनिटी, ये इधर जाके घट जाएगा। अब देखिए V इंफिनिटी बराबर कितना हो गया, ये VT बराबर V इंफिनिटी डिवाइडेड 2। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे बना के दे सकता। अब मान लिया 50% बोले, वो बोल सकता था फ्रैक्शन में भी दे सकता, ठीक है, इसी का ताकि 1/2 फ्रैक्शन खत्म हो गया। कोई कह सकता 75% डिकम्पोजिशन हुआ। तो इस तरीके से इसके ऊपर जो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम बताएं आपको कि हर एक के लिए ये दो रेशियो हम इस पार्ट में याद रखेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम हमेशा ये दो पार्ट सभी रिएक्शन के लिए याद रखेंगे कि रिएक्टेंट का डाटा प्रोडक्ट के डाटा से कैसे रिलेट हो रहा है या वॉल्यूम से कैसे रिलेट हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम फिर इस तरीके से इसको डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी हम नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। और एक बच्चों यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि ये V इंफिनिटी और VT में आपको क्या लग रहा है, कौन ज्यादा होना चाहिए कौन कम होना चाहिए। अब बताएं कि यहाँ पे V इंफिनिटी और VT के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कौन ज्यादा कौन कम होगा, पहले तो याद रखें V इंफिनिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, प्रोडक्ट साइड का, ठीक है। तो अब सोचिए ये तो किसी टाइम T का बना हुआ, ये बहुत ज्यादा टाइम का बना हुआ, मतलब रिएक्शन खत्म हो गया होगा। तो रिएक्शन जितना ज्यादा टाइम तक चलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। इसका मतलब हम यहाँ से कर सकते हैं कि इस पार्ट में जो है वो V इंफिनिटी का वैल्यू क्या बच्चों, VT से ज्यादा है। V इंफिनिटी का वैल्यू क्या है, VT से ज्यादा है। तो इस तरीके के बच्चों ढेर सारे सवाल इसमें आ सकते हैं। हम आपको एक क्लू दे दिए हैं कि इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब मिटा रहे हैं। अब हम लोग इसी पार्ट में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड। अब सोचिए रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड का क्या मीनिंग है। सारे पार्ट में एक ही तरीके का होगा डेरिवेशन, आप पहले ये ध्यान रखना, ठीक है। सब में अलग अलग हम डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं। सारे पार्ट का डेरिवेशन आपको एक ही तरीके का मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा रिलेशन जो लगाते हैं ना यहाँ पे रिलेट करने के लिए, वो बस चेंज होता रहेगा। अब सोचिए कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल का रिलेशन लगाएं और रेशियो में रिलेशन लाएं। अब जब रिडॉक्स की बात आता है, टाइट्रेशन की बात आता है, इसका मतलब वहां पे जब दोनों को रिलेट करने के लिए जो रिलेशन लगेंगे वो टाइट्रेशन का लगाना होगा, ऑब्वियस है। तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा होगा, क्योंकि पहला था प्रेशर रिलेटेड, उसके बाद वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है। ये जो हमारा वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड, रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड।
अब इससे पहले बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझें, रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स का क्या मतलब होता है? रिडॉक्स का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, या हम ऐसा कर सकते हैं कि रिडॉक्स जो है एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, जिनमें से एक कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो रिडॉक्स है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच का रिएक्शन है। तो अब इस मेथड से इसके बारे में प्रूव किया गया था कि ये डिकम्पोजिशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसमें बच्चों जो हम रिएक्शन लेने जा रहे हैं बोलेंगे H2O2 के डिकम्पोजिशन का। हम पहले भी बता चुके हैं कि H2O2 के डिकम्पोजिशन को कोई पिछले मेथड से मतलब वॉल्यूम रिलेटेड मेथड से भी उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। आप वहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है सवाल कैसा दिया हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब ये हो गया कि वहां पे हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमें इसमें करना क्या होगा। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं ये जो मेथड है वो कब एप्लीकेबल होगा, या इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग उस रिएक्शन का ऑर्डर मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लें साथ साथ, इन दिस मेथड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। हम जो भी H2O2 ले रहे हैं इसको रिड्यूसिंग में लिख देते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज treated with a standard solution। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये सब बेसिक में पढ़े हम लोग। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता होगा, मतलब नोन कंसंट्रेशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या था बच्चों, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन पहले से हमें पता हो। तो इन दिस मेथड सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज treated with या titrated भी आप लिख सकते हैं, titrated with standard solution of oxidizing agent अब इसमें इतना सा ही बात ध्यान रखें कि इस मेथड का हम यूज अभी करते हैं। अब देखें कि हम एक एग्जांपल को इसके थ्रू प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर decomposition of H2O2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 को भी बच्चों प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचें कि H2O2 का जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी है और किसका है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी है। अब ये किसका काम कर जाएगा वो डिपेंड करता है कि हम इसके साथ किस कंपाउंड का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चों जो सिलेक्शन करने जा रहे हैं वो हम लोग KMnO4 लेते हैं। तो KMnO4 ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसके सामने इसको क्या बनना पड़ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। तो अब हम यहाँ पे देखिए करते क्या है, तो हमें पहला काम तो ये करना चाहिए कि एक बीकर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग H2O2 के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ये किसका सॉल्यूशन बच्चों, H2O2 का सॉल्यूशन। देखिए जब भी हमें टाइट्रेशन कराना होता है और अलग अलग वॉल्यूम मेजर करना होता है, टाइट्रेशन का रूल ही यही होता है कि आप जिस सॉल्यूशन को टाइट्रेट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को आप जितने एक्सपेरिमेंट में करना चाहते हैं उसको उतना बार आप डिवाइड करें। तो हम यहाँ पे बच्चों आपको ये बता रहे हैं कि इस सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा दो पार्ट में क्यों कर रहे हैं, तीन पार्ट में कर सकते हैं, वो रीजन आपको हम आगे समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये क्या है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ H2O2, ठीक है। H2O2 सॉल्यूशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करें। अब देखिए इसमें होगा क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर आप ये 2 भी लिए हैं तो ये भी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों, भी हो जाएगा। मान लीजिए इसका वॉल्यूम कितना था
2v था, इसका वॉल्यूम कितना मान सकते हैं v और इसका कितना मान सकते हैं v, क्योंकि इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है। अब देखिए होता क्या है, ये H2O2 है, ये H2O2 है। आप H2O2 का एक प्रॉपर्टी समझ लें, H2O2 जो है वो रखे रखे बहुत अनस्टेबल होता है, ये तुरंत क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों, डिकम्पोज हो जाता है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि H2O2 का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये टूट जाता है, ये टूट के क्या बनाएगा, H2O लिक्विड बनाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ये बहुत तेजी से टूटता है, ठीक है। अब सोचें हम यहाँ पे अगर एनालाइज करें t इक्वल्स टू 0, हम क्या एनालाइज करते हैं बच्चों, t इक्वल्स टू 0। अब t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, इसका मान लिया कंसंट्रेशन A है, कंसंट्रेशन हम कितना मान लिए हैं, A है। तो अब सोचिए कि t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब H2O2 अभी डिकम्पोज करना स्टार्ट नहीं हुआ। t इक्वल्स टू t1, इसी समय के बाद जब कोई टाइम बीत जाएगा तब आपको प्योर H2O2 नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गया होगा। ये क्या है बच्चों, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। हम ऐसे कर सकते हैं कि ये है t इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन और ये है t इक्वल्स टू t का सॉल्यूशन, मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। अब देखें आफ्टर सम टाइम का सिचुएशन यही होगा, इस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा जबकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये t इक्वल्स टू 0 है, प्योर H2O2, मतलब हम इसमें लिखेंगे प्योर H2O2, प्योर H2O2। जबकि कुछ समय के बाद ये डिकम्पोज हो गया होगा, किसमें, ऐसा। तो हम एनालिसिस कर रहे हैं बच्चों, t इक्वल्स टू 0 पे ये देखें, t इक्वल्स टू t1 पे कंसंट्रेशन इसका कितना हो जाएगा, तो ये तो कुछ ना कुछ तो घट गया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो घट गया होगा। तो अब देखिए ये घट के मान लेते हैं ये कितना हो गया, पहले रिएक्शन को देखें, बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन इधर, ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी आप क्या करें, 2 लगा दें, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4, यहाँ पे 4 और 2 2 4, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, a माइनस 2x, फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों, x, ये 2x, ये 2x और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, शुरू से रिकॉल करें, हम पहले H2O2 का सॉल्यूशन ले लेंगे, उसका कुछ वॉल्यूम ले लिए, उस वॉल्यूम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम है, इसलिए V यहाँ पे, V यहाँ पे। हम 2 सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं। ये जो V है अभी बच्चों को क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, मतलब बनाए और तुरंत इसका टाइट्रेशन करेंगे। इसका टाइट्रेशन हम क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, कि जब हम इसमें टाइट्रेशन करेंगे तो आप इसको ऐसे समझ लें, इसको मिटा दे रहे हैं, हमें लग रहा है आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देख लें, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें हम लोग एक ब्यूरेट के थ्रू, टाइट्रेशन का अच्छा यही तरीका ही होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ब्यूरेट के थ्रू इसमें क्या करेंगे, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, तो ये चूंकि H2O2 का सॉल्यूशन है और KMnO4 यूज कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या ले लें, KMnO4 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसको हम लोग ड्रॉप बाय इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ भी हम लोग ब्यूरेट के थ्रू, ठीक है, ब्यूरेट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे बच्चों, KMnO4 सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे, ये है KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक। अब देखें कि KMnO4 सॉल्यूशन को यही लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, चलो वहां पे, ठीक है। अब ऐसा मान लें कि KMnO4 का सॉल्यूशन इन दोनों में भर दिए। अब देखें जब हम इसमें डालेंगे तब क्या कहानी होगा और इसमें डालेंगे तब क्या होगा, इसी के नीचे लिखना है, इस रिएक्शन में क्या चल रहा होगा, 2H2O2 डिकम्पोज हो रहा होगा H2O लिक्विड में और O2 में, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ऐसा आ रहा था। अब सोचिए t इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन, इसका हम लोग A माने, ये 0 था, ये 0 होगा, t इक्वल्स टू t पे इसका कंसंट्रेशन A माइनस 2x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, ठीक है। अब हम लोग इसमें करते क्या बच्चों, कि जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टाइट्रेट कर रहे हैं तो बाहर से जो रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं ब्यूरेट के थ्रू, उसका हम वॉल्यूम क्या करेंगे बच्चों, मेजर करेंगे कि जब ये फ्रेशली प्रिपेयर था तो इसमें कितना वॉल्यूम KMnO4 का यूज हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट आने पे। फिर जब कुछ समय के बाद इसी सॉल्यूशन का टाइट्रेशन किया उतना ही वॉल्यूम का, तब KMnO4 का कितना ही। अब इसको गौर से देखें
कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब सोचें कि पहला हम आपको ये बताएंगे कि इसका के निकालना, आपको के का एक्सप्रेशन निकालना, तो आप हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज डिटरमाइंड by titrating the solution of H2O2 by KMnO4 सॉल्यूशन। ये कैसा होगा बच्चों, स्टैंडर्ड होगा, ये ध्यान रखना, इसका कंसंट्रेशन पहले से पता होगा, ठीक है। बाय KMnO4 सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 required for different time is to be noted as हम लोग उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, नोट कर रहे थे कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ। अब बताएं हम जो वॉल्यूम नोट कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, t = 0 का। अब सोचें t = 0 पे जो वॉल्यूम होगा वो कितना मान लेते हैं, v0। क्या हो जाएगा ये बच्चों, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। दूसरा क्या हो सकता है, VT क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड आफ्टर टाइम t, और ये हो जाएगा एट t = 0, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब हम इस पार्ट को टाइट्रेट कर रहे थे, जो एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, प्योर H2O2 का मतलब क्या बच्चों, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब तुरंत बनाए हैं, इसका मतलब डिकम्पोजिशन अभी नहीं हुआ है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सोचें कि जब इसका टाइट्रेशन करेंगे तो किसी भी टाइट्रेशन में एक ही मेथड होता है कि जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मिली इक्विवेलेंट होगा उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट का मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए। जब कंप्लीट टाइट्रेशन हो जाएगा तब की बात है। तो यहाँ पे अब एक चीज और यहीं से जज कर सकते हैं, क्या एक चीज और हमें बताएं कि यहाँ पे V0 ज्यादा होगा या VT ज्यादा होगा, ये हमें कोई बताइए यहीं से, V0 ज्यादा होगा या VT ज्यादा होगा। सारे चीजों को बच्चों डील करते चले। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, शायद ये दिख रहा होगा सबको, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि है V0 और VT के बीच में क्या रिलेशन आएगा, कोई बताएं। अब सोचें V0 KMnO4 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H2O2 के साथ कर रहा है। अब सोचें कि H2O2 T पे ज्यादा है या T पे ज्यादा है, तो H2O2 जो है T पे ज्यादा था, जितना लिए थे उतना था, लेकिन कुछ समय के बाद ये घट चुका है। तो जब उसी का अमाउंट ही घट चुका है तो KMnO4 का भी तो अमाउंट कम ही में चाहिए होगा। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखें कि इन दोनों में अगर रिलेशन कोई पूछे कि V0 और VT क्या है, तो आपको बताना होगा कि इनिशियली KMnO4 का ज्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, बाद में कम होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कंटेनर के अंदर या बीकर के अंदर H2O2 का अमाउंट घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो जल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है ना KMnO4 का, तो टाइम टू टाइम पे घटता जाएगा। अब कोई एक बात और पूछ सकता है कि क्या यहाँ V∞ का टर्म नहीं आना चाहिए क्या? तब सोचिए क्या V∞ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वॉल्यूम है KMnO4 का, ये रिएक्शन कर रहा है H2O2 के साथ। अब सोचिए इंफिनिटी टाइम का मतलब होता है रिएक्शन खत्म हो जाना, तो जब इंफिनिटी टाइम हो जाएगा तो क्या H2O2 आपके कंटेनर में रहेगा या पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया होगा वाटर और O2 में? वाटर और O2 आपके पास से बचा होगा, क्या वाटर और O2 KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा? क्या नहीं करेगा। इसीलिए इस एक्सप्रेशन में सिर्फ V0 और VT का ही टर्म आने वाला है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखें। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम K का एक्सप्रेशन लेते हैं। अब यहाँ से बच्चों ध्यान से देखें, ठीक है।
अब अगर कोई इस एक्सप्रेशन के लिए के याद करें, क्योंकि हम ऐसा मान ही रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभी हमें बस प्रूव करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका एक्सप्रेशन यूज करना होगा, के पी बराबर ln ए नॉट अपॉन क्या रखना होगा, ए है तो ए अपॉन ए माइनस 2x, ठीक है, ये आ गया ए अपॉन ए माइनस 2x। अब यहां से देखें, हम वापस यही कह रहे थे कि हम इसी एक्सप्रेशन से 2 बार के निकालेंगे, लेकिन इस एक्सप्रेशन से 2 बार के आप तब ना निकाल पाओगे जब आपको ये बताया जाए कि इनिशियल अमाउंट कितना लिए थे CO2 का और किसी टाइम t के बाद ये कितना कितना बच रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ वापस आपको हिंट कर रहे हैं कि आपको ऐसा कोई भी डाटा सवाल में नहीं दिया जाएगा कि इनिशियली H2O2 का इतना अमाउंट था, फिर 5 सेकंड के बाद H2O2 इतना हो गया, फिर 10 सेकंड के बाद H2O2 इतना हो गया। अगर ऐसा डाटा क्वेश्चन में देगा तब तो हम यहीं से निकाल लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ रहेगा बच्चों क्वेश्चन में, वो दिया हुआ रहेगा उस कंपोनेंट का जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा था टाइट्रेशन में। तो बताएं कि H2O2 के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, KMnO4, इसलिए डाटा आपको जो भी देगा वो KMnO4 का देगा, और वो कौन सा डाटा देगा, इसका वॉल्यूम देगा कि किस समय पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ है, ठीक है। तो अब सोचे कि हम कैसे रिलेट करेंगे ये भी दोनों वॉल्यूम के बीच में, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये चीज फिर से ध्यान रखना होगा कि ये A/2x जो है वो वॉल्यूम के टर्म में कितना आने जा रहा है, ठीक है, बस हमें यही निकालना। तो अब इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन आएंगे, जितना चीज पहले किए थे उतना ही चीज यहाँ भी किए हैं, बस एक चीज में फर्क हो रहा है, वो रिलेशन निकालने का। वहां पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल मतलब एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लगाए थे, क्योंकि गैसेस वॉल्यूम को डील कर रहे थे, जबकि यहाँ हम रिडॉक्स कर रहे हैं, तो रिडॉक्स में हम लोग क्या लगाएंगे, रिडॉक्स का मेथड लगा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते देयरफॉर फॉर रिडॉक्स टाइट्रेशन, फॉर रिडॉक्स टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में जो एक मेथड होता है जिससे हम लोग अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या पता होता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ RA बराबर क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ OA, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मिली इक्विवेलेंट कहें, ग्राम इक्विवेलेंट कहें, वो इक्वल हो जाएगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो अब यही रिलेशन बच्चों में कहां लगा देना है, t इक्वल्स टू 0 पे भी लगा देना, मतलब इस टाइम पे भी लगा देना, इस सॉल्यूशन में लगा देना। अब सोचिए, ठीक है, हम इसलिए बोले थे कि KMnO4 का जो होगा बच्चों को मोलरिटी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। हाँ, एक चीज और आप लोग को यहाँ डाउट आ सकता है कि अगर क्वेश्चन में KMnO4 का मोलरिटी देगा तो आपको यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट निकालना होगा, इसका नॉर्मलिटी निकालना होगा। नॉर्मलिटी निकालने के बाद इसका क्या जरूरत पड़ेगा आपको, वैलेंसी का, ठीक है। तो एक चीज तो ध्यान रखें, अगर नहीं भी देगा वैलेंसी तो भी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी का काम करना होता है। नहीं तो आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, जब एसिडिक सॉल्यूशन देगा तो सबको पता होगा, ये सब बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि KMnO4 Mn+2 में जाता, मतलब उस समय इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अभी वैलेंसी का हमें प्रॉपर जरूरत नहीं है, H2O2 का वैलेंसी हमेशा 2 होता है, ये सब चीज बताया हुआ बेसिक में जहां हम लोग रिडॉक्स पढ़ेंगे। H2O2 का वैलेंसी हमेशा 2 होगा, KMnO4 का वैलेंसी चेंज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक। तो अब यहां से हम लोग कैसे करेंगे वो आगे हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको मिटा दें, देख लें इसको। हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे, ये दोनों रिलेशन क्या करना, हमें रिलेट करना है। A/A-2x जो है इसको हम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के टर्म में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन का, तो यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन का कंसेप्ट लगा के ये काम करेंगे। अब सोचें कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अगर RA निकालना था, RA हमारा यहाँ पे क्या है, यही वाला सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसको मोल मान लें, ठीक है,
तो मोल इंटू एन फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर अगर उसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे लीटर में तो बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान लें कि v लीटर लिए थे, हमारा वॉल्यूम कितना था, v था, या ml मान लेते हैं, ये v ml है, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कितना है, A। तो ये हो गया बच्चों कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हो गया 2। इसमें अगर हम इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, H2O2 का n फैक्टर बच्चों हमेशा 2 होता है, ठीक है, ये याद रखें। आप ऐसे बेसिक पढ़ेंगे तो वहां पे बताया भी गया होगा कैसे होता है। आप यहाँ से चेंज ले सकते हैं, -1 से कहां पे जाएगा, 0 में। कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 2, तो 2 का चेंज हो गया ना, इसलिए इसका n फैक्टर 2। तो अब सोचिए मोलैरिटी में n फैक्टर से गुना किए तो आ गया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में अगर हम वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करें, ये ml में हम लोग वॉल्यूम लेते, क्या ये मिली इक्विवेलेंट आ गया बराबर। अब सोचे हम A ही क्यों लिए हैं, A इसलिए लिए क्योंकि ये हम अभी t = 0 का कर रहे हैं। या आप सोच सकते हैं तो ऐसे लिख दें कि एक्सपेरिमेंट 1 है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट बच्चों, 1 का है, मतलब t = 0। एक्सपेरिमेंट 1 का मतलब क्या है, t = 0। फर्स्ट बीकर जो था हमारा उसका हम लोग निकाल रहे हैं, ये रिलेशन इतना हो जाएगा बराबर। फिर सोचिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके लिए भी हमें इसका क्या चाहिए होगा, इसका मोलैरिटी चाहिए होगा। तो इसका मोलैरिटी हमें पता होगा क्या, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि हम क्या लिखे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब नॉन कंसंट्रेशन, तो हम इसका मोलैरिटी m मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब सोचें कि इसका हमें वॉल्यूम, ये n फैक्टर कितना है, 5 मान लेते हैं एसिडिक मीडियम के लिए। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो आप इसका कुछ भी मान लें, अभी n फिलहाल मान लें, ऐसे इसको 5 मान ले रहे हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये एसिडिक मीडियम है। आप कहीं लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिखेगा कि ये खत्म हो जाएगा। इसलिए हम एसिडिक कंडीशन में मान के बच्चों कर रहे हैं, मान लीजिए टाइट्रेशन हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, तब तो 5 ले सकते हैं ना, 5 ले लिए इनटू इसका वॉल्यूम। तो अब सोचे जब हम पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय कितना वॉल्यूम इसका जरूरत पड़ा, V0, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसी को हम अगर सोचते हैं प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर लेते हैं, क्यों, सोचें कि ये V0 है, ठीक है, वेरिएबल इस इक्वेशन में आपको क्या क्या लग रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो बार बार वेरी कर रहा है, ठीक है। n और ये 5 ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ये दोनों चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। और यहाँ से देखें फिर ये जो v है ये किसका वॉल्यूम है, H2O2 सॉल्यूशन का, ये भी थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, 2 हमेशा कांस्टेंट ही है। ये वाला चीज वैरी होगा, कभी a है, कभी a से कम हो जाएगा, कभी a से और ज्यादा हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ से देखें तो हम ये चीज ना इतना लिखने चाहें तो हम नहीं भी लिख सकते। अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इस पूरे रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज चेंज होने वाले हैं, तो वेरिएबल होंगे यही दोनों, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको भी लेके चलेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि A जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ रहा, V0 का आ रहा। अगर आप यहाँ से देख लें जो चीज आपको हम समझाए हैं कि पूरे रिएक्शन के दौरान ये चीज KMnO4 के लिए चेंज नहीं हुआ, KMnO4 का वॉल्यूम बार बार चेंज हो रहा होगा, मतलब कुछ समय कुछ वॉल्यूम, फिर उसके बाद और ज्यादा वॉल्यूम, और ज्यादा ये सॉरी और कम वॉल्यूम लगा होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा KMnO4 का वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि H2O2 सॉल्यूशन से खत्म होते जा रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसी डाटा का अगर हम यूज कर दें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसी रिलेशन को, तो कोई ऐसा भी कर सकता है, या तो आप इक्विवेलेंट के कांसेप्ट से जाएं, तो इक्विवेलेंट के कांसेप्ट से जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, RA बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ OA। तो आप यहां से भी अगर देखें, आप इस सबको मिटा रहे हैं, अब यहां से अगर देखें तो आपको फिर वही रिलेशन मिलने जा रहा है, देखिए मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट में क्या करें, इसका अब देखिए मोल कितना हो गया, A - 2x था, A माइनस कितना से बच्चों 2x, क्योंकि ये कुछ समय बाद घट चुका था। तो घटने के बाद जो सेकेंड वाला बीकर यहाँ बनाए तो उसमें कितना मोल इसका बचा हुआ था, A - 2x। अब सोचिए इसका वैलेंसी चेंज हो गया होगा क्या, नहीं। दो, क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो गया क्या, नहीं, इसका वॉल्यूम भी ml में, ठीक है। अब बताएं इसका मोलरिटी 5 ही रहा, फिर इसका मोलरिटी m और वैलेंसी 5 एसिडिक मीडियम, लेकिन ये अब अलग हो चुका है। ये कितना जरूरत पड़ा बच्चों, Vt का जरूरत पड़ा,
ये वाला टी टाइम के बाद। अब यहाँ से भी अगर देखें तो हम तो यही बता रहे थे कि वॉल्यूम और मोल में बस रिलेशन है, तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट यही तो लिख सकते हैं कि a माइनस 2x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा vt का। ये इक्वेशन 1 मान ले, ये इक्वेशन दूसरा मान ले, ठीक है। आप इसको भी ले बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, आप हमेशा इससे भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हो सकता है। ये अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे a अपॉन a माइनस 2x है, देखिए a अपॉन a माइनस 2x आ जाएगा कैसे, जब हम 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम और मोल को ही रिलेट कर पाए, जैसे हम लोग पीछे जो किए थे वहां भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल किए थे, तो यहाँ भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल के रिलेशन से ही ये डाटा चेंज हो रहा है। बस फर्क यही है कि वहां पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल जो किए थे वो गैस के लिए किए थे, और यहाँ पे जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल का रिलेशन लगा रहे हैं बच्चों, किसके लिए लगा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मोल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखें अगर 1 और 2 डिवाइड कर दे तो आपको यही तो रिलेशन मिलने जा रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वापस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा v0 अपॉन v इंफिनिटी, ये सॉरी vt। अब ये रिलेशन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कि अगर H2O2 या टाइट्रेशन के मेथड से हम लोग ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन a माइनस 2x और v इंफिनिटी, ये v0 अपॉन vt आएगा। तो अब बताएं कि फाइनल जो हमारा k का एक्सप्रेशन आ गया, हम ये लिख दें देयरफॉर k बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन t ln, ये कितना हो जाएगा v0 अपॉन vt। अब बच्चों यही दो चीज KMnO4 के साथ अगर कभी भी H2O2 पे सवाल आए, अब ध्यान से यहाँ पे देखना, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम क्या बताए थे, कोई भी रिएक्शन हो वॉल्यूम हमेशा वही आएगा v इंफिनिटी डिवाइडेड बाय v इंफिनिटी माइनस vt, लेकिन ये जो रिलेशन है वो आप सब में नहीं लगा सकते हैं। ये रिलेशन बच्चों प्रॉपर्ली किसके लिए आया है, जब हम लोग H2O2 का रिएक्शन KMnO4 के साथ करा रहे हैं तब का रिलेशन है। या आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी एक ही रिएजेंट से रिएक्शन करें और वो रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट से रिएक्शन करे, ऐसा भी याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन हो सिर्फ, ठीक है, और वो रिएक्टेंट साइड होना चाहिए और जो हम डाल रहे हैं वो रिएक्टेंट से सिर्फ रिएक्शन करेगा, तब आपको रिलेशन यही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो कंडीशन याद रखना होगा आपको कि या तो आपको ऊपर नहीं, ऐसे सवाल आपको ज्यादातर इसी रिएक्शन के ऊपर मिलेंगे H2O2 KMnO4 के ऊपर, लेकिन अगर इसको जनरलाइज तरीके से याद रखना चाहें तो आप ऐसे याद रख लें कि KMnO4 जो है या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग बाहर से डालते हैं, आप उसको ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सब एक ही रिएक्टेंट से रिएक्शन कराएंगे। सिंगल रिएक्टेंट से अगर रिएक्शन करेगा तब रिलेशन ऐसा ही हमेशा आएगा। ऐसे प्रॉपर्ली आप हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ बच्चों वो H2O2 KMnO4 का, तब उसको याद रखें, उसी से हमारा सवाल बन जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे अब इन दोनों को याद रख लेते हैं। a माइनस 2x का जो रिलेशन है H2O2 के केस में अगर हम लोग टाइट्रेशन मेथड से यूज करते हैं तब की बात मैं कह रहा हूँ, v0 अपॉन vt, और ये आ जाएगा आपका k इक्वल्स टू 1 अपॉन t ln v0 अपॉन vt, और vt और v0 में आपको रिलेशन हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब वापस देखें, यहाँ पे भी उसी तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब सोचें कि ये था H2O2, ये बन रहा था 2H2 प्लस O2, ठीक है, यहाँ पे 2 था, तो अब इसका वापस फिर से आपको कुछ मोल दे देगा, ठीक है, फिर कहेगा कितना मोल इसका टाइट्रेट हो चुका है, तो बताइए v0 vt के बीच में क्या रिलेशन होगा। क्या इस तरीके का सवाल वापस बन सकते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे हमें क्या करना हो ऐसे क्वेश्चन में, a अपॉन a माइनस 2x निकाल लेना क्वेश्चन के डाटा से, फिर उसको किसके इक्वल कर देंगे बच्चों, v0 अपॉन vt के इक्वल कर देंगे तो सवाल बन जाएगा। तो ये हमारा था बच्चों वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे, बन जाएगा। अब इसमें और ज्यादा अगर कोई पूछता है तो और क्या पूछ सकता है, इसका कंसेप्ट देखें क्या है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हम तो एक प्रॉपर सिचुएशन को डील किए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि हम कोई जनरल रिएक्शन ले रहे हैं,
ये है ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी, ठीक है। अब मान लीजिए हम ए का टाइट्रेशन करें, ये कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए एक्वस सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब एक्वस में हम लोग दे दिए, ये है एक्वस, ये क्या है, एक्वस है। अब अगर सोचे कि जो हम बाहर से रिएजेंट ऐड करें, ध्यान से सोचिए, ये इसका एक तरह से एक्सटेंशन है, ठीक है, ऐसे इतना टफ सवाल आता नहीं है, आप KNO4 तक आराम से याद रख सकते हैं, बट हम एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इसमें ऐसा हो सकता है, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं है, ठीक है, आप एक बार बस ध्यान से देख लें। अब अगर हम KNO4 की ही बात करते हैं, मान लीजिए ऐसा कि KNO4 से हम लोग ए को टाइट्रेट करते हैं, लेकिन जो KMnO4 था अभी वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन कर रहा था बच्चों, H2O2 के साथ कर रहा था। तो हमारा जो यहाँ पे टाइट्रेशन का कंसेप्ट लगाए वो देखिए, सिर्फ हम H2O2 के लिए ले रहे हैं और KMnO4 के लिए। लेकिन अगर सोचें कि बाहर से जो रिएजेंट ऐड किया जा रहा है, ठीक है, अगर वो ए से भी रिएक्शन करे, बी से भी रिएक्शन करे और सी से भी रिएक्शन करे, तब सोचें कि आपको क्या क्या डाटा का जरूरत पड़ेगा। तो ए =0 पे वापस हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक समय क्या हो जाएगा, ए 0 रहा होगा तो उस समय एक साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन सोचें कि जब t टाइम पे आप रिएक्शन का रिलेशन लगाएंगे तो क्या उस समय KMnO4, ये तो डाटा इतना ही रहेगा, लेकिन इधर एक्सप्रेशन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये जो काम आप अभी H2O2 के लिए किए हैं, तो ये काम हम पहले ए के लिए करेंगे, फिर ये काम बी के लिए करेंगे, फिर ये काम सी के लिए करेंगे, क्योंकि रेडॉक्स टाइट्रेशन ये कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टोटल ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा सम ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट, जितने के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। तो क्वेश्चन में अगर स्पेशली बोल दें कि जो हम रिएजेंट ऐड कर रहे हैं वो रिएक्टेंट के साथ भी कर रहा है और प्रोडक्ट के साथ भी कर रहा है, तब आपको एक्सप्रेशन में यही सब चीज चेंज करना होगा। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी आपको लिख दे रहे हैं, आप उसको बना लेना, होमवर्क के लिए है, ठीक है। फिर इसको उतना ज्यादा एक्सटेंशन करना है, लेकिन हम तरीका आपको समझा दें, आप उसको ट्राई कर लेना, नहीं तो ये इतना तो आपको याद रखना ही है। और इसके ऊपर कैसे सवाल पूछेंगे, तो a/a-2x निकालने के लिए बच्चों आपको अलग से डाटा देगा, वो आप उससे निकाल लो, फिर उसको v0/vt से इक्वेट कर दो, तो आपका रिलेशन आ जाएगा। और अगर यही चीज का प्रूफ करने के लिए तो आपको KMnO4 का अलग अलग टाइम पे वॉल्यूम देगा। मान लीजिए 5 सेकंड के बाद वॉल्यूम, तो Vt t की जगह 5, 10 सेकंड के बाद KMnO4 कितना रिक्वायर्ड हुआ, फिर वो वॉल्यूम, फिर ये आपको एक बार दिया रहेगा V0, ठीक है, फिर K का अलग अलग वैल्यू आएगा, कंपेयर करना। तो एक हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं वो, ठीक है, उसको आप कर लेना, फिर ये पार्ट हमारा हो जाएगा खत्म। देख ले बच्चों, यही सवाल है, ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, हम तरीका आपको बता दिए, ठीक है। देखो कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर देखो क्या करोगे, t=0 हम यहीं पे एक बार रिपीट करें, ध्यान से देख लो, t=0 है तो t=0 पे a लिए थे, a का मतलब यहाँ पे क्या क्या होता था, रिएक्टेंट का। तो चूंकि इनिशियली तो b और c रहा नहीं होगा, तो जो रिएजेंट है, रिएजेंट का नाम बच्चों नहीं दे रखा, ठीक है, आप उसका n फैक्टर कुछ भी मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप a रखेंगे यहाँ पे, इसका कुछ तो मोल मानोगे ना, t=0 पे a मान लोगे, फिर 0 0 हो जाएगा, तो t=0 पे तो सिर्फ ये रहेगा। t का जैसे यहाँ बनाया वो वैसा ही रहेगा, पहला इक्वेशन कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा इक्वेशन चेंज होगा बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे a लेना होगा, तो a-x रहा होगा, तो a-x गुना इसका n फैक्टर 2। अब देखिए यहाँ पे इसका n फैक्टर 2 है, तो n फैक्टर 2 कर देंगे, फिर इसका वॉल्यूम आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बराबर करोगे, ये हाँ प्लस करना होगा क्या, फिर b जितना बनेगा x बनेगा, x गुना फिर इसका क्या करेंगे वॉल्यूम, ये n फैक्टर, फिर इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम v ही रहा होगा, क्योंकि v लीटर के अंदर या vml के अंदर ही बन रहा है, बराबर फिर से प्लस करेंगे c के लिए, तो c का x मोल रहा होगा, फिर इसका कितना आ जाएगा बच्चों n फैक्टर 5। फिर तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको a/a-x निकालना होगा वहां पे, क्योंकि आप कोएफिशिएंट कितना 1 है, आप यहाँ पे कोएफिशिएंट भी चेंज कर सकते हो, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाहो कर सकते हो, कारण k का एक एक्सप्रेशन आप बताएं, तो इस तरीके से आपको सवाल ये बन जाना चाहिए। तो ये बच्चों यहाँ तक हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। अब उसमें भी देखो सेम चीज रहेगा, यहाँ रिडॉक्स टाइट्रेशन से इस रिलेशन को वॉल्यूम में कन्वर्ट किए, वहां पे हम क्या करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन को यूज करके इस रिलेशन को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में रिलेट करेंगे, ठीक है।
तो हम समझते यहाँ तक सारा बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इन दोनों रेशियो को याद रखो हमेशा, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने से काम नहीं चलेगा, मैथमेटिकली या स्टैक्योमेट्री से पहले आपको ये निकालना पड़ सकता है रेशियो, जैसा सवाल देगा फिर इसको वॉल्यूम से रिलेट करना, तो भी हमारा के का एक्सप्रेशन ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है। तो आप इसको आराम से लिख लो। बाकी हम लोग नेक्स्ट में करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। आप आराम से पढ़ भी सकते हो इस टॉपिक को, फिर हम लोग आराम से आगे करेंगे।